जब हरदा में अभी पिछले समय जो घटना हुई हरदा में, एक ऐसा मोड़ आया जब स्ट्रॉन्ग और अग्रेसिव अनुराग प्रताप राघव को हमने बहुत भावुक देखा। मेरा वहाँ 1-1.5 घंटे के लिए बस होटल में जाके आराम करना हुआ। इतने में एकदम फोन गनगनाने लग गए। सूचना मिली कि पुलिस द्वारा आंसू गैस के गोले छोड़ दिए गए हैं और पानी की बौछारें हो रही है और लाठीचार्ज कर दिया गया है। और जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन, मतलब मैंने अपने लोगों के ऊपर जिस प्रकार से पुलिस की बर्बरता देखी है, पुलिस इस प्रकार से अंदर घुसती है जैसे अंदर कोई आतंकवादी, जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान में घुसने की भूमिका निभाता है। देखिए, राजपूत अगर लोकतंत्र की ये व्यवस्था नहीं होती, राजतंत्र होता, तो हम बताते कि हम क्या करने में सक्षम हैं। पर हमारे हाथ कानून से बंधे हुए हैं और हम अनुशासन में रह के हर आंदोलन को करते हैं। वरना करणी सेना को हाथ लगाने वाला और राजपूतों को हाथ लगाने वाला इस भारत देश में पैदा नहीं हुआ है, और पैदा अगर हुआ है तो उसको ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहने दिया गया है। तो फिर कैसा लगता है कि भैया एक तरफ तो आप सब देख लेंगे और एक तरफ के यार इतना सब कुछ करना पड़ रहा है, उसके बाद समाज को जगाना बहुत बड़ी चुनौती अपने आप में होती है। आप कैसा देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, इंसान के पास मेरी सोच है, दो ही विकल्प होते हैं, या तो लड़ना या मरना। और हमने उसमें लड़ना चुना है। हम मैदान पे लड़ते हैं। लेकिन एक ना एक नेता तो होता ही है। तो देश में कौन सा एक नेता ऐसा है जिसको आप समझते हो, भले कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो? अगर इंदौर की बात करें तो इंदौर में कौन सा आपका पसंदीदा नेता है? वो गांजा मिल रहा है उनके पास से, है ना, और प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं। तो ये ऐसी जानकारी, खुफिया जानकारी आपके संगठन को कैसे मिलती है? मतलब देखो, ये तो राष्ट्र के समर्पित काम है ना। ये तो सरकार को सोचना चाहिए, इस पे तो सरकार को चिंतन करना चाहिए कि हमारे पास ऐसी जानकारी कहाँ से आती है। कांग्रेस ने बहुत अच्छे तरीके से इस मुद्दे को बुनाया, ऐसा नहीं लगता? बात विचारधारा, हम समर्थन करते हैं विचारधारा का, किसी पार्टी का समर्थन या विरोध की बात नहीं है। और कांग्रेस जो इस मुद्दे पर आके फ्रंट फुट पे खेलने की कोशिश कर रही है, उससे मेरा एक प्रश्न है। अभी कुछ ही समय पूर्व राणा सांगा जी पे एक विवादित टिप्पणी दी थी सांसद ने, सपा के सांसद। तब कांग्रेस को साफ सूंघ गया था क्या? तब उस मुद्दे पर कांग्रेस पीछे क्यों रही? तो कांग्रेस अपने मुद्दे ढूंढे, करणी सेना ये लड़ाई लड़ने में खुद सक्षम है। श्री राजपूत करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष, और मैं कहूँ कि युवाओं के प्रेरणा स्रोत, जो कि इस समय मध्य प्रदेश के अंदर अपनी आवाज बुलंद करके जब चलते हैं तो हजारों हजार युवा उनके साथ ताल मिलाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ऐसे अनुराग प्रताप राघव हमारे बीच में मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आपका दोस्त प्रतीक सुभाष एक बार फिर से आपके साथ। और इस वक्त हमारे स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं। वैसे आपने देखा हो कि बड़े बड़े लोगों का हमने इंटरव्यू किया। कोई नेता थे, कोई बड़े पत्रकार थे, कोई छात्र नेता थे। लेकिन अभी मैं एक नेता जो शब्द है वो कुछ देर के लिए साइड में रखूँगा, क्योंकि परिवेश, परिभाषा और आलंकन जो है वो थोड़ा सा नेताओं से अलग है। जमीन पे जुड़कर अपने लोगों की मदद करना, और कोई कुर्ता पजामा जो है वो सब कुछ नहीं। साधारण वेशभूषा, जमीन पे बैठकर कार्यकर्ताओं के साथ खाना खाना, सैनिकों के साथ खाना खाना। और जब सैनिक नाम मैंने लिया है तो आप समझ जाइए कि करणी सैनिक इस समय इस देश के अंदर बहुत ऐसा माहौल बन रहा है जहाँ पर बहुत सारे तरह तरह के आरोप लगे जा रहे हैं। बहुत सारी ऐसी बातें चल रही हैं कि दल है, ऐसा है, वैसा है। लेकिन मूलभूत जमीन पर रहकर जो काम करता है उसे उसकी पीड़ा मालूम होती है कि ऐसे काम जो कि समाज को जगाना हो या खड़ा करना हो, उनमें कितना समय लगता है, कितना त्याग लगता है। ऐसे ही हमारे साथ श्री राजपूत करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष, और मैं कहूँ कि युवाओं के प्रेरणा स्रोत, जो कि इस समय मध्य प्रदेश के अंदर अपनी आवाज़ बुलंद करके जब चलते हैं तो हजारों हजार युवा उनके साथ ताल मिलाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ऐसे अनुराग प्रताप राघव हमारे बीच में मौजूद हैं। अच्छा, अनुराग प्रताप सिंह राघव के बारे में अगर मैं बात कहूँ तो वो वही सपना लेकर चल रहे हैं जो कि उनके संस्थापक कालवी साहब ने कभी देखा था, कि एक सशक्त संगठन बने और एक विचारधारा जो मूलभूत है वही रहे। तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे स्टूडियो में आज अनुराग प्रताप राघव आपका। और आप स्टूडियो में आज हमारे साथ मौजूद हैं और आपने समय निकाला। बिजी शेड्यूल चल रहा है, अभी तो यात्राएं भी चल रही है, बहुत सारी चीज़ें। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। दादा, मुझे एक बात बताइए, क्योंकि दादा मैं संबोधित इसलिए कर रहा हूँ कि प्रोफेशनल किसी भी तरह का ये हमारा कोई मीडिया न्यूज़ चैनल नहीं है, मन की बात है। आपको सब लोग दादा बोलते हैं, कैसा लगता है?
नहीं, अब वो तो संस्कार है, राजपूतों में एक मर्यादा है, एक भाव है आपका बड़े भाई को सम्मान देने का, अच्छा लगता है। अनुराग जी, आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं। आपका अग्रेसिव नेचर देखा, एक संगठन को आगे बढ़ाना अग्रेसिव तरीके से, उससे युवा बहुत जुड़ते भी हैं साथ में, और जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ अग्रेसिव होना भी बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन दर्शकों को ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि आपकी क्या प्राथमिक शिक्षा रही, या फिर क्या हॉबीज़ थी आपकी? क्योंकि अभी तो हम जिस अनुराग प्रताप राघव को देखते हैं वो तो अब पूरा तन मन धन से युवाओं के साथ और अपने समाज के लिए समर्पित है। तो आपकी जो प्राथमिक शिक्षा है वो कैसी रही? क्या रहा बचपन, थोड़ा-सा आप बताएँ तो? देखिए, क्योंकि मेरे पिताजी एक पुलिस अधिकारी रहे हैं, तो बचपन से मेरे जो पिताजी रहे हैं वो अलग-अलग जगह उनकी पोस्टिंग रही, पर हुँ, शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने हमेशा हमें एक अच्छे स्कूल, एक अच्छा वातावरण दिया। तो कॉन्वेंट स्कूल से मेरी शिक्षा हुई, स्कूल हुआ। उसके बाद से मैं 10th क्लास के बाद से मैं इंदौर आया हुँ, और यहाँ पर मैंने एडमिशन लिया। उसके बाद से शिक्षा के क्षेत्र में रुचि मेरी इसलिए थी क्योंकि मेरे घर में लगभग सभी पुलिस में जॉब में रहे हैं, हुँ, प्रोफाइल में हुँ, पब्लिक सर्वेंट रहे हैं। हुँ, तो मैंने शिक्षा को सबसे पहले महत्व दिया क्योंकि शिक्षा ही सबसे ज़्यादा आवश्यक है। आगे चल के मैंने कॉलेज रेनेसा यूनिवर्सिटी, रेनेसा कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन किया। उसके बाद एमबीए किया और अभी भी मैं शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ और एलएलबी परस्यू कर रहा हूँ। महाराणा प्रताप फाउंडेशन जो एक है, जो आपकी प्रेरणा से ही आपके मित्र, आपके साथी या संगठन के साथी जी। कहें, अजीत सिंह जी चला रहे हैं, तो वो भी आपकी प्रेरणा से, तो उसकी प्रेरणा कहाँ से, मतलब बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर आदमी सक्षम नहीं है और आप उसके में लिए भी काम कर रहे हैं। देखिए, महाराणा प्रताप फाउंडेशन जो कि अजीत सिंह जी और योगेश सिंह जी, एक हुँ, दोनों हुँ, अपने आप में एक होनहार हुँ, समाज के लोग हैं। इन लोगों हुँ, ने एक, मेरी तो खैर, मेरा तो केवल नाम है, प्रेरणा तो ऊपर देने वाला ईश्वर है और कालवी साहब हैं। महाराणा प्रताप फाउंडेशन के माध्यम से जो हम गरीब लोग, वर्ग के लोग हैं, जो जिनके पास धन की कमी है और हुँ, जो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, यूपीएससी देना चाहते हैं, और हुँ, कहीं न कहीं आप देखते हैं आजकल के जो कोचिंग संस्थान हैं, हुँ, उनमें लूट मची हुई है। हुँ, हुँ, कहीं 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख ऐसी संस्थाएँ शिक्षा के रूप में, जिस प्रकार का षड्यंत्र मेरे को लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में हुँ, इस चीज़ को लेके सुधार की आवश्यकता थी, और हम लोगों ने ये पाया कि वाक़ई में जो युवा हैं, हुँ, जो यूपीएससी या पीएससी जैसे एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, हुँ, हुँ, वह एक मध्यम परिवार से ज़्यादा निकलते हैं। तो हुँ, हमने ये निर्णय लिया था कि इनमें इस फाउंडेशन के माध्यम से केवल जीएसटी का जो भुगतान रहेगा वो छात्र करेंगे, उसका अच्छा, पूरी जो फीस रहेगी वो हुँ, हमारे द्वारा, हुँ, या जो भी हमारे समाज के ऐसे लोग हैं हाँ, जो गुप्त रूप से कोई हाँ, मदद करना मदद चाह रहे करना हैं। चाहते हैं, हुँ, वो इसमें हमारी मदद करते हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे देश का युवा, वो किसी एक समाज को नहीं लिया है उसमें हमने, हुँ, सर्व समाज सर्व के, सर्व समाज। हिंदू समाज के हाँ, लोग उसमें अपना दाखिला करा सकते हैं। और हम चाहते हैं कि उस प्लेटफॉर्म से हम इस भारत देश को हुँ, आईएएस आईपीएस दें। हुँ। अनुराग जी, जो ये सब चीज़ें होती हैं, समाज सेवा भी हुई या फिर निसहायों की मदद आप करते हैं, प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते पूरे प्रदेश में भ्रमण करना पड़ता है, बहुत खर्चा होता होगा, तो आपका उसमें अभी व्यवसाय आपका मुख्यतः से क्या है? देखिए, करने कराने वाला तो सब भोलेनाथ है। हम, हुँ, मेरा व्यवसाय तो, मेरा खुद का एक में सिक्योरिटी का बड़ा बिज़नेस है, अच्छा। जिसके माध्यम से मैं समाज के कई लोगों को रोज़गार भी हुँ, देता हुँ, हूँ। हुँ, हुँ, और ये एक ऐसा क्षेत्र है, ऐसा कार्य है जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा अधिक लोगों को जोड़ भी सकते हैं हुँ, हुँ, और उन्हें रोज़गार से भी जोड़ सकते हैं। हुँ, और रही बात खर्चे की, तो जब पीड़ा उठा लिया है हुँ, समाज सेवा का, तो हुँ, खर्चा करना कराना, ये तो फिर हुँ, एक, मतलब धर्म कहें या कुछ भी कहें, आप उसको अपनी भाषा में अलग-अलग हुँ, चीज़ें बोल सकते हैं। ये हुँ, तो सब ईश्वर की शक्ति है जो हुँ। कर पा रहे हैं ये सब। क्योंकि अनुराग जी, अभी देश में, अभी मध्य प्रदेश के अंदर बहुत बड़ा मुद्दा हरदा का भी हुआ, तो हम उस पे आएँगे और मुख्यतः हम आज उसी पीड़ा के बारे में आपसे बात करने और जानने आए हैं, क्योंकि आप मूलतः उस समय सबसे प्रारंभिक कुछ लोगों ने जहाँ पे वो बीड़ा उठाया था जी। हरदा में लड़ाई लड़ने का और अपनी आवाज़ बुलंद करने का, उसमें आप थे। हुँ। लेकिन अगर आप आज से 6 साल पहले के अनुराग प्रताप राघव को देखें, तो जैसे अ, हर किसी का पास्ट होता है जी। और पहले आपका भी पास्ट रहा, और एक ज़माना ये भी रहा कि मीडिया में या फिर कुछ वीडियोस को खंगालें तो उसमें बहुत जगह ऐसा भी हुआ, आपने विवाद किया, फिर कुछ लोगों ने, मीडिया ने उस समय गुंडा भी बोला, और फिर गुंडा शब्द जब इंसान के साथ जुड़ जाता है बड़ी मुश्किल से परसेप्शन चेंज होता है। लेकिन आज 6 साल पहले के अनुराग प्रताप सिंह राघव और अभी के अनुराग प्रताप सिंह राघव को देखें, तो उसके बाद कोरोना काल आया, आपने समाज सेवाएं की, कोरोना में बहुत सारी मददें की, और बहुत सारे पेपर में इसका कवरेज देखने को आमतौर से मिलता है, और अभी तो फिर आप पूरी तरह से समाज सेवा में हैं। तो ये जो अग्रेशन था उस समय,
और वहाँ के अनुराग प्रताप राघव में क्या बदलाव आया, और अभी जो हम आपको देखते हैं उसमें आपको किस तरह से चेंज लाना पड़ा आपकी विचारधारा में, या फिर बोल सकते हैं कि एक माइंडसेट होता है इंसान का? देखिए क्या वो, जहाँ तक एग्रेशन की और एग्रेसिवनेस की बात है तो वो तो खून में है हमारे। और गुंडा छवि अपने हक और अधिकार या अपने भाइयों के लिए लड़ने को अगर लोग गुंडा कहते हैं तो 100 बार ऐसा गुंडा कहलाना पसंद करूंगा अब। हुँ। और गुंडा छवि आप नहीं कह सकते। अब युवा अवस्था में कोई ऐसी स्थिति परिस्थिति ऐसी हाँ, एक बनती युवा अवस्था की सबसे बड़ी बात होती है, कि सही। वो स्थिति परिस्थिति ऐसी बनी हाँ। कि अगर सामने वाला कोई ऐसी प्रतिक्रिया देता है तो क्रिया की प्रतिक्रिया है। अच्छा, तो उस क्रिया की प्रतिक्रिया में 2-2 बार ऐसा भी हुआ कि आपने सीधा गोली चला दी, नहीं, अब सामने वाला हथियार दिखाएगा तो हम तो चलाने के शौकीन हैं। तो हथियार आप रखते हैं? नहीं, बिल्कुल रखते हैं। अच्छा, लाइसेंसी हथियार हथियार तो रखते हमारा हैं। आभूषण है, रखेंगे बिल्कुल। अच्छा, तो वो क्रिया की प्रतिक्रिया में जी, चली। बिल्कुल। अब कोई सामने वाला अगर हमें मारने की कोशिश करेगा हुँ, तो हुँ। मरने के लिए तो पैदा नहीं हुए हैं। हुँ, हुँ, हुँ। स्वाभाविक सी बात है, अगर अटैक होगा तो उसका डिफेंस तो करना पड़ेगा। पर शस्त्र लाइसेंस भी अनुराग जी, मतलब अभी तो सरकार ने ही बंद कर रखे हैं, मतलब पेंडिंग पड़े लोगों के और हो नहीं रहे हैं, और उसमें भी बहुत बड़ी अप्रोच लगा रहा है कोई क्या कर रहा है, और पिछले गृह मंत्री जी आपको तो जानकारी है ही, और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो तो हो ही नहीं रहे, बंद कर रखे हैं सरकार ने, नहीं, ज़्यादा होगा लोगों के पास लगता है। नहीं, नहीं, शस्त्र तो जितने ज़्यादा हों उतना अच्छा है। मैं तो हमेशा से कहता हूँ कि चलो शस्त्र आपको दे भी देंगे, हाँ। पर उसको उपयोग करने की कहीं तो कोई जगह दो। अच्छा। पहली बार तो शस्त्र अधिक से अधिक भाजपा के अधिकतर लोगों को मैंने बोलते हुए सुना है मंच हाँ, से। हाँ, हाँ। मैं जैसे सार्वजनिक हाँ, कार्यक्रम में हाँ, गया हूँ हाँ। कि आने वाले समय में हिंदुओं को खतरा है। खतरा। तो खतरे से निपटने की आपकी क्या तैयारी है? हाँ, बिना शस्त्र दिए, हाँ, वो शस्त्र भी आपने हमको दे रखे हैं, जैसे मेरे पास लाइसेंस है, हाँ, बहुत समाज के हाँ, लोगों के पास हाँ, लाइसेंस है, आपके पास भी हाँ, होगा या जो हाँ, भी हाँ, हाँ। प्रक्रिया। उस शस्त्रों को जब चलाने नहीं दोगे तो वो तो पिचकारियों के समान है। आप हमको उसकी सुविधा, कोई एक हमारे पर्व पे उसको चलाने की अनुमति तो दो। हाँ। अगर हिंदू खतरे में आने वाला है तो हुँ, सबसे पहले लड़ने वाली अगर कोई कौम मैदान में आएगी तो हुँ, वो राजपूत आएंगे। हुँ, तो ऐसी कोई प्राथमिकता सरकार को तय करनी चाहिए कि हुँ, राजपूतों को शस्त्रों में हुँ, सबसे प्रथम प्राथमिकता देनी चाहिए। हुँ, और उनको हुँ, दशहरा, होली, हुँ, दिवाली ऐसे कोई ऐसे पर्व निर्धारित करना चाहिए हुँ, जिस पे वो उसको चला सके। हुँ, वरना जब हिंदू खतरे में आएगा, जब आवश्यकता पड़ेगी, तो ये हमारे शस्त्र तो पिचकारियों के समान है। जब तो चलेंगे ही नहीं तो हिंदुओं को बचाएगा कौन? तो हुँ, ये सोचने का विषय है। सरकार जो बोलती है हुँ, भविष्य को लेकर, जो तैयारी है, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा इस शस्त्र का होना चाहिए। हुँ, क्योंकि शास्त्रों से कोई भी लड़ाई जीती नहीं जाती। हुँ, मैंने सुना है देश हुँ, के बड़े बड़े लोग यही कहते हैं कि अब जमाना किताबों का है। हुँ, तो अगर किताबों का जमाना है तो फिर शस्त्रों को क्या काम है? हुँ, हुँ। शास्त्रों का अपना महत्व है और शस्त्रों का अपना महत्व है। इस विषय को लेकर सरकार को बहुत गहन चिंतन करने की आवश्यकता है। अपने खुद के पर्सनल मामले निपटाने में तो अनुराग प्रताप सिंह राघव को महारत हासिल है, हम तो यही कहेंगे। जिस तरह से पारिवारिक बैकग्राउंड भी रहा, सब कुछ है। लेकिन अब अनुराग प्रताप सिंह राघव को संघर्ष करना पड़ता है जब सामाजिक मुद्दों के लिए, समाज को जगाने के लिए, उठाने के लिए, तो फिर कैसा लगता है कि भैया एक तरफ तो अब सब देख लेंगे, और एक तरफ के यार इतना सब कुछ करना पड़ रहा है, उसके बाद समाज को जगाना बहुत बड़ी चुनौती अपने आप में होती है। आप कैसा देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, इंसान के पास मेरी सोच है, हुँ, 2 ही विकल्प होते हैं, हुँ, या तो लड़ना हुँ, या मरना। हुँ, और हमने उसमें लड़ना चुना है। हम मैदान पे लड़ते हैं, हमारे खुद के लिए नहीं लड़ते, समाज के लिए लड़ते हैं। हुँ, और इसलिए लड़ते हैं कि हमने तो अपना जीवन जी लिया है, आने वाली पीढ़ियाँ हमारी सुधर जाएँ। आप देखिए कि मैंने हमेशा से इस विषय पे काफ़ी, मतलब मैं कालवी साहब का सिपाही रहा हूँ और मैंने उन्हीं से ये सीखा है कि कोई भी लड़ाई अगर अपन शुरुआत करें, हुँ, तो उसकी सफलता तब अपन मानेंगे जब वो लड़ाई का परिणाम है। हुँ, हुँ, तो लड़ाई लड़ना बड़ी बात नहीं है, हुँ, लड़ाई को लड़ के उसके परिणाम लाना बड़ी बात है। हुँ, और ये जो सामाजिक कार्य में आप काम करते हैं या किसी भी आंदोलन की शुरुआत करते हैं, कोई हुँ, भी लड़ाई हुँ, संघर्ष की जो कहता हुँ, है, हुँ, वो एक विपक्ष की भूमिका ही निभाता है। हुँ, मतलब अगर आप किसी मुद्दे को लेके मैदान में उतरे हैं, हुँ, तो उस पे फिर आपको सकारात्मक और नकारात्मक लोगों का आमना-सामना करना पड़ेगा। हुँ, फिर उस विषय पे हम ये नहीं सोचते कि हुँ, कौन हमारा समर्थन कर रहा है, कौन हमारा हुँ, विरोध कर रहा है। मेरे समाज है, हुँ, मेरे लिए सबसे पहले मेरा समाज है, राष्ट्र है। हुँ, जब भी बात राष्ट्रवाद की आती है, देश हित की आती है, तो हुँ, हम उसमें सबसे प्रथम पंक्ति में अपना योगदान देने के लिए मैदान में डटते हैं। हुँ। जैसा कि आपने बताया कि प्रथम पंक्ति में खड़े होते हैं, है ना? अनुराग प्रताप सिंह को हमने बिल्कुल शेरों की तरह दहाड़ते हुए देखा, किसी आंदोलन की बात कहें या फिर किसी का भी विरोध प्रदर्शन करना हुआ, या तमाम एक्टिविटीज़ में। जी। लेकिन एक ऐसा मोड़ आया जब हरदा में, अभी पिछले समय जो घटना हुई हरदा में, एक ऐसा मोड़ आया जब स्ट्रॉन्ग और अग्रेसिव जी। अनुराग प्रताप राघव को हमने
बहुत भावुक देखा। मतलब ये कहें कि जो आवाज़ थी, आपका भारीपन, आँखों में नमी, तो ऐसा क्या मंज़र हुआ? एक दर्शकों को अभी भी वो पिक्चर पूरी क्लियर नहीं है कि हरदा में एक्चुअल में हुआ क्या था? क्योंकि आप मूल रूप से सबसे पहले वहाँ पर खड़े हुए थे। बहुत समय पहले जब जीवन सिंह शेरपुर जी की गिरफ्तारी भी हुई, उससे पहले 3, 4, 5, 10 दिन पहले भी आप संघर्ष कर रहे थे। वहाँ पे रात में हमने वीडियो देखा, आंदोलन किया। एक रात पूर्व का है वो। हाँ, एक रात पूर्व का है। तो क्या था? मूल क्या चीज़ थी? क्या वजह थी? हरदा का एक पूरा कैसे ये सब मैटर हुआ? देखिए, जब आप किसी सामाजिक संगठन से जुड़ते हैं तो कोई भी चीज़, जो लोग ये कह रहे हैं कि ये व्यक्तिगत लड़ाई थी सुनील सिंह की, हुँ, सुनील सिंह राजपूत की व्यक्तिगत लड़ाई नहीं थी। पहली बात तो अगर आप किसी संगठन से जुड़े हैं, हुँ, तो उस व्यक्ति का कुछ भी व्यक्तिगत तो रह ही नहीं जाता है। हुँ, हुँ, कोई भी अगर समाज के व्यक्ति उसके पास कोई बात लेके जाता है तो वो मतलब 100% तय बात है कि उस मुद्दे को लेके वो थाने जाते हैं। हुँ, उसी एक विषय को लेकर सुनील सिंह मेरा भाई है, व्यक्तिगत भी मेरा बहुत हुँ, घनिष्ठता है सुनील भाई से। अच्छा। संगठन और मैं ये सब कभी ना मैंने देखा है ना मैं देखता हूँ। हुँ, कोई हीरे के व्यापार का लेन-देन था, हुँ, उसमें उनके साथ कोई गबन हुआ था। उसी हुँ, विषय को लेके वो बोल रहे थे क्या, इसको इतनी जल्दी ना पेश करते हुए हुँ, मतलब हम इनसे पूछताछ की जाए, और हमने जो इनको पैसा दिया है, जो पीड़ित हुँ, ने पैसा दिया था, हुँ, 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 उस विषय को लेके कुछ गहमा-गहमी हुई। हुँ, और आपने देखा होगा कि कई हमने बड़े-बड़े आंदोलन करे हैं और हुँ, बिना कोई प्लानिंग के हम ये 10-20 लोग थाने पे, हुँ, इतने लोग तो मेरे को लगता है रोज की दिनचर्या में हमारे साथ हाँ, रहते हैं। ये वो बिल्कुल सही। थाने जाके, और जिस प्रकार पे सुनील भाई पे लाठीचार्ज हुआ, हुँ, वो एक धर्म के साथ चलने वाला व्यक्ति है। हुँ, और हमेशा आप देखेंगे सुनील भाई की प्रोफाइल भी, तो हर धार्मिक कार्य हुआ हुँ, या समाज की लड़ाई हुई, सर्व समाज के मुद्दों को लेकर हमेशा एक्टिव रहता है। हुँ, उसी विषय को लेकर उनके ऊपर प्रशासन द्वारा जो बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज किया, हुँ, आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। क्या हुँ, वह सिर्फ लाठीचार्ज था? हुँ, लाठीचार्ज होने के बाद पुलिस प्रशासन उनको 2 मिनट के बस मेडिकल कराने भी नहीं ले गए और सीधे उनको जेल में डाल दिया। हुँ, यह बात मुझ तक पहुँची, मेरी बच्ची का स्वास्थ्य खराब था, अस्पताल में था, मेरे तक जैसे ही बात आई, क्योंकि वो मेरा व्यक्तिगत संबंध है सुनील से, मैं तत्काल प्रभाव से अपने जो 2, 4, 5 लोग हैं, हुँ, उनको मैंने सूचना दी और हम सीधे रात को 12 साढ़े 12 बजे हरदा पहुँचे। हुँ, क्योंकि करणी सेना के तरीके और तेवर आपने देखे हुए हैं, पहले हम उसी तरीके से बात करते हैं। हाँ, हुँ, लेकिन हर चीज़ अनुशासन में रह के कर रहे थे हम। हुँ, रात को भी लगभग वहाँ 2000 लोग उपस्थित थे। मैं खुद वहाँ सुबह साढ़े 6 बजे तक 7 बजे तक उपस्थित था। उसके बाद जो करणी सेना परिवार के जीवन सिंह जी का आना हुआ, और मेरा वहाँ 1 डेढ़ घंटे के लिए बस होटल में जाके आराम करना हुआ। हुँ, इतने में एकदम फ़ोन घनघनाने लग गए, सूचना मिली कि पुलिस द्वारा आंसू गैस के गोले छोड़ दिए गए हैं और पानी की बौछारें हो रही हैं और लाठीचार्ज कर दिया गया है करणी सेना परिवार के जो प्रमुख थे हुँ, जीवन सिंह हुँ, के ऊपर। हुँ, 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 मैं हुँ, वहाँ पहुँचता हूँ, देखता हूँ तो वहाँ भीड़ तितर-बितर हो जाती है। अच्छा, वहाँ पहुँच के जो चंद्रशेखर जी बैतूल एक और हाँ, उसी संगठन का हिस्सा है, हाँ, मेरे हाँ, बड़े भाई भी हैं, वो और मैं और शुभम सिंह, जो अच्छा, सुनील सिंह के काफ़ी घनिष्ठ हैं। हाँ, हाँ, हमने एक योजना बनाई कि क्यों ना अब, क्योंकि आंसू गैस और लाठीचार्ज के बाद भीड़ अनियंत्रित हो रही थी, तो हाँ, हमने अनुशासन में रह के ये कोशिश प्रयास करा हुँ, कि राजपूत छात्रावास, जो कि हुँ, हमारे समाज का निजी छात्रावास है, हुँ, हम वहाँ बैठेंगे और शांतिपूर्वक हमारे समाज के वरिष्ठ जनों के साथ बैठकर, संगठन के लोगों के साथ बैठकर वहाँ शांतिपूर्वक अपनी बा चर्चा करेंगे और आगे की रणनीति तय करेंगे। ठीक है। पर कुछ ही समय में देखते हैं कि पुलिस प्रशासन छात्रावास के बाहर भी आ जाता है। हुँ, और जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन, मतलब आप, मैंने अपने लोगों के ऊपर जिस प्रकार से पुलिस की बर्बरता देखी है, हुँ, पुलिस इस प्रकार से अंदर घुसती है जैसे अंदर कोई आतंकवादी हो। जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान में घुसने की भूमिका निभाता है, उसी प्रकार से प्रशासन अंदर घुसता है और इतनी बर्बरता से हमारे लोगों के ऊपर। देखिए, राजपूत, अगर लोकतंत्र की ये व्यवस्था नहीं होती, राजतंत्र होता, तो हम बताते कि हम क्या करने में हुँ, सक्षम हैं। पर हमारे हाथ कानून से बंधे हुए हैं और हम अनुशासन में रह के हर आंदोलन को करते हैं। वरना करणी सेना को हाथ लगाने वाला और राजपूतों को हाथ लगाने वाला इस भारत देश में पैदा नहीं हुआ है, और पैदा अगर हुआ है तो उसको ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रहने दिया गया है। हमारे पूर्वजों के भी इतिहास सबको मालूम है। हमने कभी अन्याय की लड़ाई नहीं लड़ी, गलत की लड़ाई नहीं लड़ी है। हम हमेशा हमेशा न्याय के लिए लड़ते हैं। और जिस बर्बरता पूर्वक प्रशासन छात्रावास में, क्या अपने ही घर में बैठकर रणनीति बनाना, अपने समाज के लोगों के साथ बैठकर बात करना कानून का उल्लंघन है, या कोई कानून तोड़ना है, या किसी प्रकार की अराजकता फैलाना है? स- आप लोग उस समय जब बैठे थे, तो उस समय जीवन सिंह जी वहाँ पे मौजूद थे क्या? नहीं, जीवन सिंह की तब तक गिरफ्तारी हो गई थी।
तब तक गिरफ्तारी हो गई तब तक थी, आप गिरफ्तारी लोग बैठे हुए थे, बात कर रहे थे, तो वहाँ पर लड़कियों के ऊपर लाठीचार्ज की ऐसी भी बात है सामने आई? देखिए, लड़की के ऊपर वहाँ जो हॉस्टल के वार्डन हैं, उनकी हाँ, शायद बालिका थी, हाँ, उस हाँ, पे लाठीचार्ज हुआ कि नहीं हुआ वो मेरे हाँ। को जानकारी नहीं है, मैंने देखा नहीं क्योंकि मैं हॉल में था। हाँ, लेकिन वो तो हताहत होके नज़र आई वो क्या है वो रोज़। दृश्य ऐसा था ना, हाँ। आप सोचिए ये करणी सेना सिर्फ़ एक संगठन नहीं है हमारा, हुँ, हुँ, करणी सेना हमारा एक परिवार है। हुँ, इसका हर सदस्य, हर भाई हमारे परिवार का हिस्सा है। हुँ, आप लाठीचार्ज करो, लाठी डंडों तो हम हमेशा किसी भी आंदोलन में जाते हैं, हम तैयार रहते हैं कि आप हमारा काम है आंदोलन करना, आपका काम है अपने बल, हल्का बल हुँ। या भारी बल, शांति व्यवस्था बनाए शांति रखना। व्यवस्था हुँ, बनाए रखना। हुँ, पहली बात तो कोई शांति व्यवस्था भंग की नहीं गई थी। ठीक है। दूसरी बात, छात्रावास में बैठ के खुद की बातें रखने में कौन-सी शांति व्यवस्था भंग हुई? हुँ, हुँ, हुँ। तीसरी बात, अगर आपको लाठीचार्ज ही करना था तो उसका भी कोई तरीका है। पुलिस द्वारा ये कहा गया कि पहले माइक में अनाउंस किया गया, बोला गया कि भैया आप लोग बाहर आ जाओ, लेकिन नहीं आए तो उसके बाद फिर पुलिस अंदर नहीं, गई। मतलब बाहर क्यों आ जाएँ? अपने हुँ। छात्रावास में बैठकर रणनीति बनाना क्या हाँ, हाँ, कहलाता है? हाँ। हम रोड पर किसी को परेशान कर रहे थे? हमारे हुँ, द्वारा क्या कोई आगजनी की गई? हुँ, हमारे द्वारा क्या किसी व्यक्ति को परेशान किया गया? हुँ, प्रशासन द्वारा किस प्रकार से लोगों को गाड़ी में से निकाल-निकाल के मारा जा रहा था? किस प्रकार से शटर को जेसीबी से तोड़ के लोगों को निकाल के मारा जा रहा था? हुँ। लोगों की गाड़ियाँ तोड़ी जा रही थी। आप बताइए, लाठी डंडे सर पे मारे जा रहे हैं, हाँ। मुँह पे मारे जा हुँ, रहे हैं। ऐसी मैंने जो दृश्य देखा ना, अब मैं आपको बार-बार एक ही बात कह रहा हूँ, अगर ये लोकतंत्र हुँ, ने हमारे हाथ नहीं बाँधे होते, हुँ। तो हम आपको बताते कि जवाब किसको देते हैं। ये जो दृश्य आपने देखा, जो बोल रहे हो आप, जी। पूरी तमाम जनताओं ने देखा। इस वजह से शायद लगभग 50, 60, 100 लोग विधायक तो अभी तक लेटर लिख चुके हैं कि ये गलत हुआ, जो भी हुआ उसकी जानकारी दें। और उससे भी ज़्यादा, ये बोलते हैं ना, दिल से जब आप बात करते हो तो दिल तक जाती है और वो आँखों में दिखती है। आपकी आँखों में इस समय मैं वही दर्द देख रहा हूँ, जो आपका दर्द उस वीडियो में दिखा था, और जो वाक़या वहाँ पर हुआ होगा वो मेरे सामने अभी इस समय है। लेकिन अनुराग जी, क्या जो करणी सेना के तमाम संगठन थे, हुँ। जैसे अब आप देखते ही हैं, कोई परिवार है, कोई राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना, श्री राजपूत करणी सेना, अलग-अलग संगठन है। इस मुद्दे को लेकर क्या करणी सेना के तमाम संगठन एक जाजम पे थे? देखिए, करणी सेना मेरे को नहीं लगता कि मेरे नज़रिए से देखो तो सब करणी सेना मेरे लिए तो एक ही है। हुँ, और इस मुद्दे को लेकर सभी संगठन एक ही जाजम पे थे। आप हुँ, देखिए कि जितने लोगों तक ये बात पहुँची, हाँ, सभी अपने-अपने माध्यम से, और ये जो स्थिति बिगड़ी, आप देखिए कि हुँ, 3 घंटे के अंदर करणी सेना ने लगभग 153 से 155 जगह पे जाम किया था। हुँ, हुँ, तो आप इस करणी सेना की ताकत का आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कोई केवल कोई एक करणी सेना नहीं थी। हुँ, वहाँ संपूर्ण राजपूत समाज हुँ, मैदान में था, क्योंकि अन्याय के खिलाफ था। आप शांतिपूर्वक आंदोलन को इस तरीके का रूप देके अगर आप हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश करेंगे, तो अभी तो व्यवस्थाओं में रह के हमने हुँ, हुँ, ये सब किया है। व्यवस्था बिगाड़ना भी हम अच्छी तरह हुँ। जानते हैं। लेकिन विचारधारा की भी यहाँ पर थोड़ा-सा कॉन्फ्लिक्ट नज़र आया, मतलब विचारधारा भी अलग-अलग है क्या? कुछ गुटों की और कुछ गुटों की। जैसे बोलते हैं कि जो करणी सेना परिवार के भी कुछ लोग हैं, उन्होंने सीधा, वैसे सरकार पे तो उँगली उठती ही है, हुँ। सीधी-सी जी, बात है। जी। जब बोलते हैं, मान लो उनको लग रहा है कि यार सरकार द्वारा लाठीचार्ज हुआ, तो सरकार का जो हाँ, जायज़ सत्ता बात में है, रहता है उसके ऊपर ही उठता है। ऊपर उठती है। लेकिन कहीं न कहीं कांग्रेस ने भी इसका फ़ायदा उठाया, क्योंकि कांग्रेस का जिस तरह से ट्वीट्स चले, जिस तरह से वहाँ के लोगों के बयान आने लगे, तो कांग्रेस ने इस मुद्दे को भुना लिया। बोले कि यार सरकार के खिलाफ ये बहुत बढ़िया है, राजपूतों को इस्तेमाल करो और इनकी जो भावनाएँ हैं या आहत हुई है उसका इस्तेमाल करो। ऐसा कांग्रेस ने बहुत अच्छे तरीके से इस मुद्दे को भुनाया। ऐसा नहीं लगता आपको? देखिए, कांग्रेस, हम करणी सेना को किसी भी, पहली बात तो कोई राजनीतिक दल का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है, और हुँ, खासकर ऐसे दलों का जो खुद एक बैसाखी पे चल रहे हैं। हमारी बात विचारधारा, हम समर्थन करते हैं विचारधारा का, हुँ, किसी पार्टी का समर्थन या विरोध की बात नहीं है। हुँ, और कांग्रेस जो इस मुद्दे पर आके हुँ, फ्रंट फुट पे खेलने की कोशिश कर रही है, हुँ, उससे मेरा एक प्रश्न है। हुँ, अभी कुछ ही समय पूर्व राणा सांगा जी पे एक विवादित टिप्पणी दी थी सांसद ने, हाँ, सपा के सांसद ने। हाँ, तब कांग्रेस को साफ सूंघ गया था क्या? हुँ, तब उस मुद्दे पर कांग्रेस पीछे क्यों रही? तो कांग्रेस अपने मुद्दे ढूँढे, हुँ, करणी सेना ये लड़ाई लड़ने में खुद सक्षम है। हुँ, हाँ, जितने भी जनप्रतिनिधियों ने हमारा सहयोग किया, हुँ, लेटर जारी करे, उनका हम धन्यवाद करते हैं। हुँ, हमें किसी दल की आवश्यकता ना पहले थी, ना आज है, और हुँ। ना आगे होगी। तो आपका जो एक स्टाइल है, एग्रेशन है, वही एग्रेशन की बात इसलिए आ रही है क्योंकि देखो, एक बोलता है कि उत्तेजक एक पर्सनालिटी होती है, बहुत सारे लोगों की, नेताओं की रही होती है। टी राजा है, बाला साहब ठाकरे थे, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। योगी जी भी आप बोलो तो बिल्कुल स्पष्ट बोलते हैं और एक्शन जी, लेते हैं। स्पष्टवादी नेता। बिल्कुल है। तो
आप मुझे एक ये भी चीज़ बताइए कि अग्रेशन वाली बात है, आप अच्छे नेता तो मैं बोलूँगा नहीं, अब समाज सेवी हैं, तो ऐसा नहीं लगता कभी-कभी कि फिर यार आपको लोग पसंद करते हैं? व्यक्तिगत रूप से मैं आपको बात करूँ, तो मैं कोई बाध्य हूँ नहीं, मेरा खुद का प्लेटफ़ॉर्म है, कोई बात। चिंता की बात नहीं, मैं आप व्यक्तिगत आपका प्रशंसक हूँ। अब ऐसा नहीं लगता है कि अनुराग प्रताप सिंह राघव को अब जातिगत चीज़ों से निकल के सब लोगों के साथ सबका प्रतिनिधित्व करके आगे आना चाहिए? नहीं, जाति से निकल कर देखिए, मैं आपसे अभी उसके पूर्व में ही मैंने एक बात करी कि मैं सर्व हिंदू समाज को लेके कार्य करता हूँ। राजपूत वही होता है जो 36 कौमों को अपने साथ लेकर कार्य करता है। हम 36 कौमों को लेकर ही कार्य कर रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने, किसी को भी आप ले लो, चाहे महाराणा प्रताप को ले लो, पृथ्वीराज चौहान को ले लो, शिवाजी महाराज को ले लो, किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी महापुरुष ने कोई भी एक लड़ाई किसी एक समुदाय के लिए नहीं लड़ी, इस राष्ट्र के लिए लड़ी, इस देश के लिए लड़ी। तो मैं भी सर्व समाज को, 36 कौमों को साथ लेकर, हमारे बहुत से ऐसे भाई हैं, दलित भाई भी हैं, ब्राह्मण भाई भी हैं, जिन्होंने इस हरदा वाले आंदोलन को के विषय को केवल लेकर नहीं, इसके पूर्व में भी ऐसे कई आंदोलन हुए जिसमें उनने हमारा पूरे तन मन धन से साथ दिया। तो ये लड़ाई तो 36 कौमों के लड़ने का, अगर लोग ऐसा कहते हैं, मैं कई सोशल मीडिया पे कमेंट्स पढ़ रहा हूँ कि यार हमने क्या दूसरे समाज का ठेका ले रखा, तो ठेका लेने वाली बात नहीं है, ये हमने बीड़ा उठा रखा हमारे पूर्वजों के समय से, बहुत सही रहेंगे। और एक बात है कि इसमें बड़ी अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूँगा कि राजपूतों ने हर निसहाय व्यक्ति की रक्षा की। क्षत्रियों का तो काम ही रक्षा करना है। बिल्कुल। और पूरा जब राज था, प्रशासन था, शासन था, प्रशासन तो क्या राजशाही थी, और जब जितनी भी प्रजा थी सब उनके अंडर में थी, उनकी रक्षा करने का प्रथम दायित्व उनका बना। भारत को भारत बनाने में सबसे बड़ा योगदान। तो सबसे बड़ी बात ये भी है कि त्याग है, वो त्याग के साथ साथ ये भी चीज़ है कि हम इंसानों की क्या बात करें, गायों के लिए सर कटा दिए राजपूत समाज ने, तो ये इतिहास रहा है, वो अच्छी बात है। लेकिन एक चीज़ ये है जो बड़ी पीड़ादायक होती है अनुराग दादा, कि कई लोग, अब देखो आप धार के पास की घटना है कि दलित समाज का एक व्यक्ति पूरे जीवन पर्यंत, वो शादी हुई तब जाके बड़ी मुश्किल से, कुछ दलित समाज के नेता थे, मनोज परमार जी थे, और संघ संगठन के बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के लोग गए वहां पे, और जब जाके उनको मंदिर में प्रवेश करना पड़ा, एक दलित घोड़ी चढ़ना चाहता है तो कहीं उसको रोक दिया जाता है। वो हो सकता है जमीनी कॉन्फ्लिक्ट वहाँ के हो, या जो भी है कारण है, मूछें रखने पे कई बार मूछ उखाड़ दी जाती है। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी सामने आती है, तो क्या ये भी पीड़ादायक होता है आपके लिए? बिल्कुल पीड़ादायक है। समाज अगर ऐसी हरकत कर रहा है तो ये हमारी लड़ाई नहीं है। कोई व्यक्ति घोड़ी से जा रहा है, अगर वो घोड़ी पे जा रहा है तो ये तो उसका अधिकार है। ये हमारी लड़ाई है क्या कि उसको घोड़ी पे बैठने से हम रोकेंगे या उसको हम पूजा करने से रोकेंगे? ये कभी क्षत्रियों के संस्कारों में नहीं रहा है। और ये लोकतंत्र की व्यवस्था में जात वात में, जाति वाती और ये सब चीजें बहुत पीछे छोड़ देना चाहिए। और मैं सब समाज के लोगों को यही कहना चाहूंगा कि शिक्षा की और शिक्षित होने की आवश्यकता है। आप जितना शिक्षित होंगे उतने इन सब चीजों के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। दलित वर्ग एक ऐसा मजबूत वर्ग है जो राजपूतों के साथ हर लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा है। बिल्कुल सही बात है। आप मतलब जितने भी युद्ध देखेंगे, जितनी भी जंग देखेंगे, उसमें दलित वर्ग को हमसे अलग करने के लिए ये कुछ लोगों की षड्यंत्र आप कह सकते हैं। हाँ, ये षड्यंत्र रचा जा जो सिर्फ जातिगत राजनीति पे जिंदा है, जो सिर्फ जातिगत राजनीति पे जिंदा है, जिनकी राजनीति ही जाति पे चलती है। और ऐसा हमारे समाज का कोई व्यक्ति, अगर आपके पास कोई ऐसा नाम हो तो आप बता देना, मैं खुद व्यक्तिगत उस दलित भाई के लिए खड़े होने के लिए तैयार। अनुराग जी, आमतौर पर देखा जाता है कि जो संगठन की राजनीति करते हैं वो या फिर संगठन की आवाज़ उठाते हैं, मजबूत करते हैं, राजनीति शब्द थोड़ा सा गलत होगा, लेकिन हाँ, राजनीति से थोड़ा सा दूर रहते हैं। लेकिन अभी पिछले कुछ समय से देखा गया है कि अनुराग प्रताप राघव के जो फोटो हैं वो भाजपा समर्थित नेताओं में, या फिर जो बोलते हैं ना संगठन है, बैनर तो भाजपा का नहीं रहता, लेकिन हाँ समर्थित लोग सब भाजपा के चेहरे दिखते हैं, उनमें अनुराग प्रताप राघव का भी एक बड़ा फोटो आजकल आने लगा है, और भाजपा के नेताओं के साथ बिल्कुल मंच पे विशेष अतिथि, मुख्य अतिथि और बिल्कुल बन के जा रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं कि कहीं चुनाव लड़ने का मन हो? नहीं, देखिए क्या है, इंदौर में जो कार्यक्रम होते हैं उसमें कांग्रेस तो कहीं बची है नहीं। जितनी विधानसभा नो की नो भाजपा के विधायक है, भाजपा के मंत्री हैं। अब मुख्य अतिथि में जाहिर सी बात है, कोई कार्यक्रम होता है तो लोग उनको बुलाते हैं, इसमें कांग्रेस को बुरा मानने वाली बात नहीं है। अब कोई मेरे को कहीं मेरा फोटो लगा देता तो इस पर तो मेरा कभी ध्यान भी नहीं जाता, और ना अपन इस बात के लिए कभी किसी को रोक सकते हैं जो अपने से प्रेम रखता है, जिसके लिए अपन
उसके आइडियल है, वो अपना फोटो लगाता है, वो भाजपा के साथ लगाया कि कांग्रेस के साथ लगाया ये मेरा विषय नहीं है, और राजनीतिक लोगों पे ज्यादा मैं टिप्पणी नहीं करता। हाँ, बात विचारधारा की करता हूँ। हाँ, विचारधारा तो बहुत बड़ी चीज है साहब। कांग्रेस का तो कैंडिडेट ही विचारधारा की वजह से रातों रात चेंज हो गया। नहीं नहीं, आप तो मेरा स्पष्ट है, कांग्रेस हाँ, अगर हिंदुत्व की बात करेगी हाँ, और अच्छी हिंदुत्व के मुद्दों पे आगे रहेगी, तो हाँ, करणी सेना से कोई कांग्रेस की लड़ाई थोड़ी है। हाँ, पर कांग्रेस अगर इन मुद्दों में पीछे रहेगी हम्म, तो कांग्रेस अपना दूसरा, मतलब आप देखिए आज ये स्थिति हो गई है कि विपक्ष में तो सिर्फ करणी सेना दिख रही है। आप बताइए, आप एक जनरल वोटिंग परसेंटेज भी चेक करेंगे तो हाँ, भाजपा के विपक्ष पक्ष और विपक्ष की बात करेंगे तो करणी सेना ज्यादा विरोध करते हुए दिखेगी आप गलत चीजों का। क्योंकि कांग्रेस कम, सरकार में है अभी इस समय क्योंकि भाजपा। सरकार में है और उनके चाहने वाले लोग होंगे, या जो भी यहाँ पे जितने जनप्रतिनिधि, मैंने आपको बताया कि 9 के 9 जनप्रतिनिधि भाजपा के हैं। भाजपा यहाँ से 2-2 मंत्री भी तो हैं, कहीं भी विरोध करोगे जाएगा तो वहीं। जाएगा तो वहीं। वैसे आप राजनीति पे बात नहीं करना चाहें, लेकिन हर किसी का एक आइडियल होता है। संगठन के आइडियल तो हमको आप पता ही है, कालवी जी आपके हैं ही, और उनके ही आप सैनिक हो, उनका ही संगठन मजबूती से आगे बढ़ा रहे हो। लेकिन एक ना एक नेता तो होता ही है, तो देश में कौन सा एक नेता ऐसा है जिसको आप समझते हो, भले कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, कौन है ऐसा? अच्छा, एक काम करते हैं, बीजेपी का बता दीजिए, बीजेपी में कौन एक नेता ऐसा है? कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं, बेबाकी से बोलने वाला और समाज के लिए खड़े होने हाँ, वाला अगर वाकई में मैंने हाँ, किसी नेता को देखा है हाँ, तो माननीय ब्रजभूषण शरण सिंह जी अच्छा, दमदारी से अपनी बात रखते हैं। और इतना बड़ा आंदोलन हुआ, लगभग किसान आंदोलन के हाँ, बराबर आंदोलन उनके खिलाफ हुआ। हाँ, मैं व्यक्तिगत उस व्यक्ति के सामर्थ्य की, मतलब उनको हुँ, नमन करता हूँ कि इतने बड़े आंदोलन के बाद भी एक चेहरे पर शिकस्त नहीं। हुँ, हुँ, मतलब आप देखिए कि चाहे सामाजिक मुद्दा हो या समाज का हुँ, कोई भी मुद्दा हो, उसमें बेबागी से पार्टी के सामने भी समाज की बात को रखने वाला ऐसा नेतृत्व हुँ। ब्रजभूषण सिंह जी को मैं कुश्ती पर्सनली, संघ में भी बहुत आरोप लगे उनके ऊपर, आरोप पर वो डटे प्रत्यारोप रहे। तो एक जीवन का दूसरा भाग है, ये तो भाग ठीक है। है, पर व्यक्तिगत अगर मैं किसी को पसंद करता हूँ, ब्रजभूषण ब्रजभूषण शरण शरण सिंह। सिंह। ब्रजभूषण शरण सिंह जी के अलावा अगर इंदौर की बात करें, तो इंदौर में कौन-सा आपका पसंदीदा नेता है? इंदौर में सब परिवार के ही नेता है हाँ, और सब परिवार के लोग ही, ये सब एक परिवार है, इंदौर भी हमारा एक परिवार है। हाँ, हाँ। किसी एक नेता का नाम लूंगा तो दूसरे को बुरा लग जाएगा, इसलिए सब अपने अपने क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहे हैं। हाँ। अभी आपकी टीम ने, मैं बताऊँ तो यही अजीत सिंह जी हुए, आपके बिल्कुल शेर दिल भाई आपके साथ रहते हैं, दिग्विजय सिंह सोलंकी, हैं? उन्होंने मेट्रो वाला जो एक प्रकरण था कि वो कुछ मजदूर थे वहाँ पे हाँ काम हाँ। करने वाले, फर्जी आधार कार्ड लेके घूम रहे हैं, वो गांजा मिल रहा है उनके पास से, है ना? और प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं। तो ये ऐसी जानकारी, खुफिया जानकारी आपके संगठन को कैसे मिलती है? मतलब देखो, ये तो राष्ट्र के समर्पित काम है ना। तो ये तो सरकार को सोचना चाहिए, इस पे तो सरकार को चिंतन करना चाहिए कि हमारे पास ऐसी जानकारी कहाँ से आती है। देखिए हमारे जो लोग हैं वो जितने जड़ों के अंदर मजबूत है, हम्म, उतने ऊपर भी मजबूत है। हम्म, आप कोई भी कार्य केवल ऊपर रह के नहीं कर सकते, हम्म, आपको जड़ों में घुस के हम्म, इस देश में गंदगी फैलाने वाले, इस देश विरोधी लोगों को ढूंढना हम्म, पड़ता है। हम्म, हम्म, और हमारे पास 15 लोगों की ऐसी टीम है हम्म, जिनके नाम मैं अभी नाम लूंगा, और ना हम्म। वो नाम कोई जानता है, ना वो खुद ये चाहते हैं कि वो उनका नाम कहीं लिया जाए। अच्छा, वो स्पाई बन के काम करते हैं। वो, जैसे आप स्लीपर सेल कहते हैं, हाँ, स्लीपर सेल। वैसे ही रूप में देश हित के लिए काम करने वाले ऐसे लोगों की टीम है जो ऐसे मुद्दे, अरे गजब, अब जैसे जिम, एक लव जिहाद का एक मुद्दा अलग बहुत है, बड़ा मुद्दा। एक हमने एक जिम जिहाद को भी आप देखें कि जिम एक सबसे बड़ा अड्डा है हाँ, लव इस जिहाद चीज, का। लव जिहाद का। तो हम्म, हमने, हमारी नजर अभी पेनी नजर इसी पर है। अच्छा, बहुत जल्दी एक बड़े मुद्दे के साथ हम्म, करणी सेना एक बहुत बड़ा हम्म, खुलासा करने वाली है, अच्छा, जिसको ये लेकर एक्सक्लूसिव खुलासा होने वाला है, ये अनुराग प्रताप सिंह ने आज हमारे स्टूडियो में बोल दिया है। सीधी बात है कि जो ऐसे कार में विलुप्त पाया जाएगा उसको दनादन करने में भी करणी सेना देर नहीं करेगी। ये आपने जैसा कि बात कही, जिम में तो हो ही रहा है, लेकिन लव जिहाद का तो इतना बड़ा पैमाने पे काम चल रहा है कि लोग, वो एक कादरी, अनवर कादरी और ये सब चीज़ें, कितना बड़े बड़े नाम आए सामने, 2-2 3-3 लाख की फंडिंग लड़कों ने कबूला। जो विश्व हिंदू परिषद ने, बजरंग दल ने जो लड़के 2-4 दिन पहले भी पकड़े, उनसे पूछा कि भाई कौन फंडिंग कर रहा है, तो लव जिहाद की पूरी फंडिंग फंडिंग कांग्रेस का पार्षद यहाँ पे कर रहा है। तो ये तो, और एक झिंगुर बाबा आया, 15,000 लड़कियों का धर्मांतरण उसने करा दिया। तो ऐसी चीज़ें इतनी बड़ी बड़ी पैमाने पे हो रही है, तो फिर कैसे पनप रही है ये चीज़ें? बिना संरक्षण की ये मेरे को नहीं लगता कि ये संभव है। हुँ, कहीं न कहीं उच्च स्तरीय पे इस चीज़ की जाँच होना चाहिए कि ऐसे हुँ, झिंगुर, हुँ। हमने तो सुना है अभी आपके मुँह से या 2-4 कोई किसी लोगों के मुँह से, ऐसे झिंगुर-विंगुर को तो हमारे हवाले कर दो, टेटे करना बंद कराना जानते हैं। और रही बात ये जो आपने नाम लिया वो अनवर, हाँ, है ना? अनवर डकैत शायद बोलते हैं उसको।
हाँ, डकैत उपनाम डकैत। डकैत है उसका, जिसका नाम ही डकैत है। अब जो भी हो हाँ, नाम उसका लेना भी हम तो पाप हाँ, मानते हैं। हाँ। ऐसे जिहादी जिसकी मानसिकता इस देश में गंद हुँ, फैलाने की, हुँ, और जिस प्रकार से उसने जो कार्य करा है, हुँ। उस पे शीर्ष नेतृत्व को ये सोचने की आवश्यकता है कि इस पे शीघ्र अतिशीघ्र कार्रवाई करना चाहिए। पर शीर्ष नेतृत्व की नज़र तो करणी सेना के विवाद पे है ना भैया अब वो आपका? करनी सेना पे नजर है, करनी सेना को जिम्मेदारी दे दे अनवर दस्तक की, क्या नाम है उसका, अनवर कादरी की, हाँ, अनवर डकैत की। हाँ। करनी सेना अपने हिसाब से फाइंड कर ले, ढूंढ लेगी उसको। हुँ, मैं आपको बताऊं कि अगर अनवर डकैत जैसे लोगों पर प्रशासन ने कार्रवाई नहीं करी, हुँ। तो एक बहुत बड़ा हिंदुत्व को लेकर आंदोलन करनी सेना आने वाले समय में इंदौर में ही करेगी। लव जिहाद के खिलाफ। लव जिहाद, ये जिम जिहाद, लव जिहाद, इनकी ओरिजिनल में अगर कोई जड़ है हुँ, तो वो अनवर जैसे लोग हैं। और अब हमारी माताओं बहनों पर हुँ, इस प्रकार का अत्याचार हुँ, केवल आवेदन निवेदन से करनी सेना लड़ने वाली नहीं है। हुँ, अब दनादन करने वाली करनी सेना, फिर जिम्मेदार इसका प्रशासन होगा। शीघ्र अतिशीघ्र उचित कार्रवाई, हुँ, केवल बातों में और मीडिया में नहीं। हुँ, हमको रिजल्ट चाहिए, उसको पकड़ के लाओ हुँ, और उसको या तो परमानेंट जेल के अंदर डालो हुँ। या उसको देश निकाला दे दो। अनुराग जी, घर में आप कैसे हैं? मतलब ऐसा है कि ये तो सामाजिक जीवन तो होता ही है, और मैंने पिछले अभी स्टूडियो में मनोज परमार जी थे हमारे साथ, तो उनसे भी मैंने बोला कि भैया अब देखो वो भी समाज के लिए अच्छा काम कर रहे जा रहे हैं, कर रहे हैं, और मैंने उनसे भी बोला कि यार दिन रात समाज के लिए काम, जाना आना, घर के लिए समय कैसे निकालते हो? तो अनुराग प्रताप राघव घर में उनका कैसा, वही अग्रेशन चलता है क्या? नहीं, अब घर में तो ऐसे ही है जैसे आपके सामने, और हाँ। बाहर भी ऐसे नहीं। घर पर वैसे तो बहुत कम समय दे पाते हैं। क्या है, कम समय। सुबह से रात हो जाती है, जब तक घर पहुंचते बच्चे सो हाँ, जाते हैं। तो हाँ। एक संघर्ष पर धर्मपत्नी हुँ, का अच्छा हुँ, सहयोग रहता है, माता पिता का अच्छा आशीर्वाद रहता है। हुँ, 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 और शुरू से ही मेरे जो बड़े वाले भाई हैं हुँ, आदित्य प्रताप सिंह जी, हुँ, ये आपकी सबसे मूल ताकत है, आपका परिवार। अगर आपका परिवार आपको ताकत नहीं देगा तो आप कोई भी कार्य हुँ, सामाजिक छोड़ दो, हुँ। आप एक कील बराबर भी बाहर कुछ नहीं कर सकते। क्या बात है! मुझे ताकत मेरे माता पिता का आशीर्वाद, मेरे हुँ, धर्मपत्नी का साथ और मेरे हुँ, भाई और हुँ, पूरे परिवार का साथ हुँ। जो मुझे मिलता है, वो मुझे सबसे ज्यादा संबल और बल प्रदान करता है। पर अनुराग जी, चिंता तो होती होगी, क्योंकि अब जैसे लाठीचार्ज होते हैं, कहीं आँसू गैस के गोले फेंक रहे हैं, फिर आपको इतना भावुक देखा, आपके पैर में भी शायद लग गई थी जी फ्रैक्चर, जी। कुछ हो गया था। तो ऐसे जब देखते हो तो चिंता तो उनको घरवालों को होती होगी कि वो भी बिल्कुल के चिंता को तलवार की नोक पर रखते हैं, वो भी ऐसा ही है मामला? देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया, मेरे पिताजी भी पुलिस में रहे हाँ, वो हैं तो। और नक्सलाइट के टॉपर रहे हैं। तो अच्छा, मेरे पिताजी अपनी 39 से 40 साल की नौकरी में आज तक पहले ऐसे पुलिस अधिकारी होंगे जिन पर आज तक एक भी पब्लिक कंप्लेंट नहीं रही। अच्छा, हाँ, और नक्सलाइट बैच के टॉपर रहे हैं। अच्छा। और मेरी माता जी का जहाँ तक है तो वो काफ़ी आध्यात्मिक हैं। तो चिंता और ना भय और महाकाल की जय, ये शुरू से हमारा मानना है कि ना भय ना चिंता, जो है महाकाल संभाल लेंगे। उनको भी पूरा विश्वास है, हाँ, जब तक महादेव है कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो हाँ। जिससे मेरा अनित। तो ये जो महाकाल में आपकी जो श्रद्धा भक्ति है, अगर मैं देखूँ तो वो जो डीपी है आपकी व्हाट्सएप की, वो भी काफ़ी समय से भगवान महादेव का फ़ोटो उस पे है। तो ये आध्यात्म जो जीवन में है, वो शक्ति प्रदान करता है कहीं न कहीं? नहीं नहीं, पूरी और शक्ति माताजी से शायद वो मेरी चीज़ वहाँ माता से जी आई। से ही वो मुझे प्राप्त हुआ है। हुँ। और अनुराग जी, एक और चीज़ है कि आप जैसे सामाजिक लड़ाई तो लड़ते हैं, और हमेशा से राजपूत समाज या फिर सवर्ण वर्ग अगर कहें तो आरक्षण के मुद्दे पे हमेशा बातें होती है, और बीच-बीच में राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस मुद्दे को उछाल दिया जाता है। तो अनुराग प्रताप राघव क्या समझते हैं, वो आरक्षण के पक्षधर हैं या फिर उसके खिलाफ हैं? देखिए, आरक्षण एक अभिशाप है। हुँ, मेरा ये मानना है कि आरक्षण होना चाहिए, पर आर्थिक आधार पे होना चाहिए। हुँ, आरक्षण, मेरे मैं कई जैसे दलित भाइयों के साथ भी बैठता हूँ, हुँ, एसटी एससी जो हुँ, भी मेरे भाई लोग हैं, उनको मैं समझाता हूँ। उनको ये मैं हुँ, बताना चाहता हूँ कि गरीब जब तक आरक्षण आर्थिक रूप पे नहीं होगा, तब हुँ, तक उसका मूल हुँ, जो फायदा है वो गरीब व्यक्ति तक नहीं पहुंचेगा। हुँ, गरीब हर समाज में है, हुँ, चाहे आप जनरल ले लो, हुँ, चाहे आप दलित ले लो, एसटी से हाँ, कोई भी वर्ग ले बिल्कुल लो। सही बात। क्या होता है आरक्षण का, आर्थिक आधार पर आरक्षण का मतलब है, अगर किसी व्यक्ति को एक बार आरक्षण मिल गया है, हुँ, अगर वो एक बार कलेक्टर बन गया है, तो कलेक्टर के बेटे को क्या आवश्यकता है आरक्षण की। हुँ, बिल्कुल सही है। तो उससे मूल भाव जो गरीब वर्ग है, जो हुँ, नीचे का तबका है, वो उसके कारण वंचित हो रहा है इस लाभ को लेने में। हुँ, हुँ, हम आरक्षण के विरोधी नहीं है, हुँ, हम आर्थिक रूप से आरक्षण करवाना चाहते हैं, हुँ, ताकि सही व्यक्ति तक सही चीज पहुंच हुँ। पाए। अनुराग जी, जैसे कि अब मैं कालवी साहब के अगर बारे में बात करूं, जी। तो क्या एक मूल मंत्र या फिर एक बात उनकी हमेशा आपको याद रहेगी, क्योंकि बहुत बड़ा नाम थे,
समाज का, और उन्होंने ही संस्थापक भी रहे, स्थापना करी। बाद में तो फिर अपने अपने उद्देश्य से और अपने अपने चीज़ों से मतभेद भी होते हैं और गुट भी बनते हैं, वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक नाम कालवी साहब का ज़िंदगी भर जब तक करनी सेना रहेगी तो लोग सुनते आएंगे, मानते आएंगे, वो दोहराते जाएंगे, मन में हमेशा बसाते जाएंगे वो कालवी साहब का था। तो कभी आपकी मुलाकात हुई हो या फिर उन्होंने आपको कुछ बताया हो, उनके सामने एक बार आपने भाषण भी दिया और आपने बोला कि कालवी साहब के सामने मैं बोल पा रहा हूँ, वो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। देखिए, आपने साहब का नाम लिया, अभी भी देखो रोंगटे खड़े हैं। ये सेम ईयर कालवी साहब जैसी शख्सियत तो अब इस देश में दोबारा होना असंभव है। हाँ। मैं कालवी साहब की एक बात हमेशा वो कहते थे, जो अब मेरे को लगता है कि हर करनी सैनिक अपने जहन में बिठाए हुए है। जो अपनी जात का नहीं, वो अपने बाप का नहीं हो, जो अपने बाप का नहीं, वो अपने राष्ट्र का कभी नहीं हो सकता। कभी नहीं हो सकता। अनुराग जी, अब बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमने बात करी, लेकिन वर्तमान में भाषावाद पे जो मुद्दा चल रहा है देश के अंदर, बड़ा ही मतलब देश का सर नीचे झुकाने का मुद्दा है ये, मतलब और बहुत सारी चीज़ें हुई। राणा सांगा पर लोगों ने बोला, वो भी गलत, बहुत अशोभनीय, और बोलते कि निचले स्तर पर गिर कर अगर आप राजनीति करना चाहते हो तो आप ये उदाहरण आपने देख ही लिया सुमन जी का। नाम में लेना नहीं चाह रहा था, हाँ नाम में वही होने बोला कि नाम में लेना नहीं चाह रहा था, पर ठीक है, क्योंकि राष्ट्र के हीरो हैं, उनके बारे में अगर आप ऐसी विचारधारा रखते हैं तो आपकी विचारधारा से जो लोग जुड़ रहे हैं उनको अपने आप पे शर्म आनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि भाषावाद जो है, जैसे महाराष्ट्र में जिस तरह से दूसरे राज्यों के लोगों के साथ हो रहा है, खास करके यूपी, बिहार, है ना, पहले भी बहुत ये मुद्दा वहाँ के लोग बनाता है। क्या समझते हैं कि देश का जो भीतर जो मुद्दे हैं, ये कितने खतरनाक है देश के लिए? देखिए, कोई भी प्रदेश सबसे पहले इस देश में है। हाँ। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, हिंदी हमारी मातृभाषा है। तो कोई भी प्रदेश के किसी भी नेतृत्व को ये मौलिक अधिकार है ही नहीं कि वो अपनी भाषा जबरन किसी से बुलवाए। हिंदी तो हमारी मातृभाषा है। कोई भी प्रदेश में हिंदी बोलने पे कौन सा कानून लगाओगे? और जिनके पास कोई काम नहीं, वो ये काम कर रहे हैं। मैं उन दोनों को स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ आपके माध्यम से, अपनी मेरी अगर बात उन तक पहुंच जाए, कि आप हमारे लोगों पर ये अत्याचार करना बंद कर दो, वरना आपके लोगों को हमको यहाँ मालवी बुलवाना चालू करना पड़ेगा। लेकिन हमारे लोगों पर अगर कोई अत्याचार करेगा तो उसको सहन करने की शक्ति हमारे अंदर अब नहीं बची है। और तुरंत तत्काल प्रभाव से देश के प्रधानमंत्री जी को इस पे संज्ञान लेते हुए इस पे कठोर कार्रवाई करने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसे तो हर प्रदेश की एक भाषा है। जैसे अपने मध्य प्रदेश की मालवा भाषा है, गुजरात की गुजराती भाषा है, तो राजस्थान की मारवाड़ी भाषा है। तो इस पे अगर लगाम नहीं लगा तो वैसे ही अपना देश भाषाओं में बढ़ जाएगा। जातियों में क्या कम बटा हुआ है जो भाषाओं में देश को बांटना चाहते हैं। और जो इस पे राजनीति कर रहे हैं उनको कोई दूसरा मुद्दा ढूंढना चाहिए। जब अपनी जड़ों में रहेंगे तो मजबूत रहेंगे, वरना बची कुछ दुकानदारी भी मंगल होने की कगार पर है। बहुत बढ़िया बात कही कि जो मातृभाषा जरूर है, भले राष्ट्रभाषा ना हो, लेकिन मातृभाषा बहुत जरूरी है। और हिंदी तो हिंदी है, मन में बसती है हिंदी, हीरक हार हिंद का, हिंदी हिंद प्रगति का द्वार, बिन हिंदी के हिंद मूक है, हिंदी हिंद प्राण आधार। तो ये बहुत बड़ी बात है। अनुराग जी, आपने इस मुद्दे पे भी बात करी, तमाम मुद्दों पे बात करी, हरदा में जो हुआ आपने अपनी आंखों के सामने आप बीती जो देखी वो सुनाई। अभी आज की जो तारीख में हम बैठे हैं उसके 5 साल बाद या 10 साल बाद में देखो कि अनुराग प्रताप राघव अपने आप को किस मुकाम पे या फिर कैसे देखना चाहते हैं या देखेंगे, कुछ मन में मंशा हो या फिर? नहीं, ऐसी अभी कोई तैयारी नहीं है, और होगी तो बिल्कुल आपको जरूर इस बात पर बताऊंगा। मैं तो अभी बस ये चाहता हूँ कि मेरा समाज संगठित रहे और किसी एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति को बंद करके हमें जब ऐसे कोई मुद्दे हों तो सभी संगठनों को एक मंच पे, एक जाजम पर बैठने की आवश्यकता है। और मैं आपको बता दूं कि मतभेद किसी भी, हम जितने आपने अभी मेरे से प्रश्न पूछा था कि करनी सेना काफी 2, 4 या 5 की बात की, हम जितने प्रदेश के अध्यक्ष या राष्ट्र के अध्यक्ष जब भी मिलते हैं तो गर्मजोशी से एक दूसरे से गले मिलते हैं। वो तो ये कुछ बरसाती मेंढक जो सोशल मीडिया पे डालते हैं, जिनके घर पे उनके बोलने से सब्जी भी नहीं बनती होगी, वो आके सोशल मीडिया पे हम लोगों को ज्ञान देने लगते हैं और हम लोगों के बीच में जो तालमेल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। वरना करनी सेना के जितने मुख्य लोग हैं, जब भी हम कोई ऐसे मुद्दे होते हैं सब एक जाजम पे साथ दिखते हैं और एक दूसरे के गले मिलके एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। और हर लड़ाई में ऐसे ही आपको करनी सेना के सभी लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बस यही बात को ढूंढना चाह रहा था पूरे इंटरव्यू के अंदर कि किस तरह की विचारधारा के साथ अनुराग प्रताप सिंह राघव अपनी समाज के मुद्दों के लिए देश में लड़ रहे हैं। विपक्ष की भूमिका एक तरीके से बोल रहे हैं कि कांग्रेस नहीं निभा रही, लेकिन क्योंकि
हर जगह अभी बीजेपी है तो लड़ना है, तो सत्ताधारी है बीजेपी है तो जो भी आवाज़ उठेगी वो तो फिर बीजेपी के खिलाफ उठेगी। और विपक्ष की भूमिका, जैसा कि उन्होंने बताया कि करणी सेना अभी कांग्रेस से बेहतर जो है वो निभा रही है। ये भी कहा कि सभी संगठनों को साथ आकर देश के मुद्दों पर सोचना चाहिए, बात करनी चाहिए और गर्मजोशी से मिलना चाहिए। जिस तरह से आप गले मिलते हैं उसी तरह से मन भी मिलना चाहिए। तमाम बातें हुई, कहा कि दलितों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं या फिर ऐसी घटनाएं समाज में सामने आती है तो बताएं कि कौन सा हमारा करणी सैनिक है जो ऐसी हरकतें कर रहा है। बताया कि ये देश का शर्म जो है, देश का सर जो है वो शर्म से झुकाने वाली चीज़ें हैं, ये भी देश में नहीं होनी चाहिए। बहुत सारी मुद्दों पर, बहुत सारी चीज़ों पर हमारी बात अनुराग प्रताप राघव से हुई। खुलकर हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सामाजिक जीवन में और जिस तरह से ओतप्रोत भाव लेकर आप अपने मन में राष्ट्र प्रेम को बसाए हुए हैं, इसी तरह से राष्ट्र प्रेम आपके मन में रहे। जब भी कोई पीड़ा हो तो आपकी आंखें इसी तरह से नम होती जाए, क्योंकि ये जो आंखें नम होना है ये संकेत है कि उसमें सिर्फ 1% मात्र पानी है और 99% उसमें भावना है, फीलिंग्स हैं। तो भावुक आदमी होता है, उसके साथ ऐसी चीज़ें होती है। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग जी हमसे बात करने के लिए। आप को उज्जवल भविष्य की पॉजिटिव एमपी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। धन्यवाद। थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए। और देश और दुनियादारी की बात तो नहीं, लेकिन अभी मध्य प्रदेश में जो जो भी मुद्दे हैं उनके बारे में हम बात करते हैं, सजग करते हैं और पॉजिटिव थॉट्स के साथ आप सभी के समक्ष जो है वो आपके सभी के चक्षुओं में, कानों में गूंजते हैं, सुनाई देते हैं। अभी हमसे जुड़ने रहने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए पॉजिटिव एमपी। थैंक यू।